कैसे हैं दोस्तों। तो चलो आज मैं आपके सामने फिर से वापस आया हूँ। हमारा फिज़िक्स का जो गुड सेट का 2025 का जो पेपर हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन जो है उसके साथ जो है मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक एक MCQ जो रहने वाला है उसका डिटेल सॉल्यूशन जो है हम करने वाले हैं। हो सकता है कोई थियोरेटिकल MCQ बीच में हो तो उसका थियोरेटिकल नॉलेज लेके हम आगे बढ़ जाएंगे। बाकी कोई सॉल्यूशन करने लायक MCQ होगा उसका हम जो सॉल्यूशन है वो देखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर दे। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई एक लाइट है, जो लाइट डाइवर्जिंग सोर्स जो है ना वो अवेलेबल है पॉइंट सोर्स। ठीक है, इट मीन्स ऐसा मान के चल सकते हैं कि कोई मेरे पास यहाँ पे LED है या लैंप है, तो मैं ऐसा मान लूँ कि मेरे पास कोई एक LED यहाँ पे अवेलेबल थी जिसकी लाइट जो है ना लाइट जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में यहाँ पे पास हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर रे ऑप्टिक्स के जो कंसेप्ट है उसके ऊपर से देखा जाए तो हम सिर्फ इसमें से ये जो सब यहाँ पे मैंने एरोस ड्रॉ करे हैं वो मेरे लिए क्या हो जाएंगे, रे हो जाएंगे। लेकिन यही कंसेप्ट जो है हमने वेव ऑप्टिक्स में जो पढ़ा, तो वेव ऑप्टिक्स में हमने क्या बोला कि भाई ये जो एरो रहेगा, कोई भी एरो रहेगा, वो लाइट जो है एक्चुअली किस फॉर्म में जा रही होगी, आगे वेव फॉर्म में आगे जा रही होगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये हम जो कंसीडर करने वाले हैं यहाँ पे वो क्या कंसीडर करने वाले कि ये जो लाइट फॉर्म रहेगा यहाँ पे वो एक्चुअली वेव फॉर्म है। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि मान लो कि ये सभी एरोज में से मैंने ये एरो को एक को सिलेक्ट करा। ठीक है, इसको वेव फॉर्म में अगर देखा जाए तो आपको पता लगेगा कि ये जो एरो रे ऑप्टिक्स में बन रहा था वो एक्चुअल में 3 डायमेंशन में, ये जो डायमेंशन यहाँ पे जो डायग्राम दिया गया वो 2 डायमेंशन है। अब ये जो एरो जो है वो 2 डायमेंशन में यहाँ पे रिप्रेजेंट हुआ था। ठीक है, अब इसको मुझे ले जाना है 3 डायमेंशन में, मतलब वेव ऑप्टिक्स में, मतलब स्पेस में ले जाना है। तो ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये जो एरो जो है वेव ऑप्टिक्स में कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वेव्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कोई एक मीडियम में कंटिन्यूसली आगे ट्रैवल करते रहेंगे। लेकिन नियर टू दी सोर्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो ये जो है वो एक पूरा स्फीयर बना रहे होंगे, है ना। तो ये पूरा स्फीयर है, उसका एक हमने स्मॉल पार्ट जो है वो हमने कंसीडर करा हुआ है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि कोई एक पॉइंट सोर्स है, उसकी सराउंडिंग में अगर हम देखेंगे तो उसकी सराउंडिंग में यहाँ पे ऐसे स्फीयर्स जो है वो कंटिन्यूसली आगे बढ़ते रहेंगे, वो अप टू इन्फाइनाइट देख जाएंगे। ठीक है, अब ये बोला हुआ है कि पॉइंट सोर्स के लिए बात कर रहे हैं, वो डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, इसलिए बोल सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो है अपनी यहाँ पे जो स्पेस है अपनी स्पेस में जो आगे बढ़ रहे होंगे कंटिन्यूसली स्प्रेड आउट होते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन जो हमारे साथ यहाँ पे मैच होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर B, है ना। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब सेम क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन उसमें क्या बोलते हैं कि भाई आफ्टर सम टाइम ये जो वेव फॉर्म है वो कैसा हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि अगर इनफाइनाइट के इसको हम कंसीडर करके चलेंगे तो ये जो वेव फॉर्म है वो कंटिन्यूसली आगे स्प्रेड होते जाएंगे, तो एक टाइम आएगा कि वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएंगे। इट मीन्स यहाँ पे वो प्लेन वेव जो है वो यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, लेकिन ये बात कब है कि जब हम यहाँ पे इनफाइनाइट पे कंसीडर कर रहे हो तब, बाकी हमें नहीं लेना है। ठीक है, हाँ चलो, तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है या इसके जैसा कोई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे जो मैंने 2021 से लेकर 2024 तक सोल्व करे, है ना, तो आपको पता लगेगा कि बहुत बार ये जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आया हुआ है या इधर इसके जैसा जो क्वेश्चन है वो रिपीट हुआ है। ठीक है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि YDAC एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो स्लिट सेपरेशन है ना, जो जिसको हम स्मॉल d बोलते हैं, है ना, वो यहाँ पे दिया गया है। तो 0.54 mm है वो मेरा क्या हो गया, स्लिट डिस्टेंस है। तो इट मीन्स मान के चल सकते हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पे 2 स्लिट है तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस मान ले वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल d। आगे क्या बोल रहे हैं, एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.8 मीटर अवे, मतलब ये जो स्लिट रखी गई उससे 1.8 मीटर अवे के ऊपर मेरी स्क्रीन अवेलेबल है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है वो मुझे यहाँ पे कैपिटल D जिसको हम बोलते हैं वो मुझे दिया गया 1.8 मीटर। अब क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द 6th ब्राइट फ्रिंज इज मेजर टू बी 1.2 सेंटीमीटर। इट मीन्स आपको याद होगा कि थियरी में हमने पढ़ा था कि यहाँ कहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ब्राइटेस्ट जो हमें फ्रिंज मिल रही थी वो, और मान के चले कि भाई ये 6th ब्राइट फ्रिंज है वो मुझे यहाँ कहीं पे मिल रही है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको आप डेल्टा x बोलो या x बोल दो, है ना, वो यहाँ पे जो अवेलेबल है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है क्वेश्चन में कि ये जो लाइट हम यूज़ करने वाले, मतलब यहाँ कहीं से लाइट आ रही होगी एक सोर्स में से, सिंगल सोर्स जो मेरे पास अवेलेबल रहेगा। ठीक है, वहाँ से जो लाइट आएगी वो लाइट जो आएगी उसकी जो वेवलेंथ है लैम्बडा है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसका फॉर्मूला जो था nth ब्राइट या डार्क फ्रिंज के लिए, अभी हम ब्राइट देख रहे हैं तो ब्राइट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला आ रहा था, तो xn इज इक्वल टू n लैम्बडा कैपिटल D ओवर स्मॉल d, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब 6th फ्रिंज के लिए बात करें तो xn जो होगा वो मेरे लिए हो जाएगा x6 हो जाएगा। ठीक है, सिंपली उसको हम अभी के लिए x मान लेते हैं। अब ये जो n होगा, है ना, वो 6th ब्राइट फ्रिंज है तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे 6 पुट कर दूंगा। लैम्बडा में फाइंड आउट करना है। कैपिटल D का जो आंसर है वो भी हमें दिया गया है, कैपिटल D का आंसर, और स्मॉल d का जो आंसर है वो भी हमें दिया गया है। तो इसमें से सब्जेक्ट जो है वो मैं बना लूँगा यहाँ पे लैम्बडा को। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, xd ओवर nd। जब ये क्वेश्चन है तो एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो सभी वैल्यूज़ दो दी गई है ना, देख सकते हो स्मॉल d की जो वैल्यू है वो mm में दी गई थी, है ना। आप स्मॉल d की जो वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है,
स्मॉल डी की जो वैल्यू है वो किस में दी गई थी, एमएम में दी गई थी। कैपिटल एम की वैल्यू है, कैपिटल डी की वैल्यू है 1.8 मीटर में, मतलब मीटर में अवेलेबल था। और यहाँ पे एक्स का जो आंसर है वो 1.2 सेंटीमीटर में अवेलेबल था, है ना। सभी के सभी यहाँ पे यूनिट से वो डिफरेंट है, तो कोई एक यूनिट में मोस्टली हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा यूनिट में उसको कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो वो कंसीडर करके अगर मैं यहाँ पे सभी वैल्यूज़ को पुट करते जाऊँ तो मेरा एक्स का जो आंसर है 1.2 सेंटीमीटर है, तो उसको मैं लिखूंगा 1.2 इंटू 10⁻², जिसको सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करा। चलो नेक्स्ट, आगे किसकी वैल्यू मुझे लिखनी है, स्मॉल डी की। जो स्मॉल डी है वो मेरे पास अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है यहाँ पे 0.54, ठीक है। तो उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 0.54। अब एमएम को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो आ जाएगा 10⁻³ ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या पुट करना पड़ेगा, एन की वैल्यू जो ऑलरेडी 6 थी, और डिवाइड में आ जाएगा कैपिटल डी का आंसर जो ऑलरेडी मीटर में था, इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसका आंसर है वो मैं लिख दूंगा 1.8, ठीक है। पूरा जो क्वेश्चन है दिया गया है उसकी वैल्यूज़ वगैरह आप अगर पुट करोगे, प्रॉपर्ली इसको सॉल्व करोगे, तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 600 नैनोमीटर, जो मेरे लिए ऑप्शन ए के साथ है वो 4 है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, अब मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, क्या बोल रहे हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू पुल्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल इज अप्रोक्सीमेटली। प्योर थियोरेटिकल टेक्स्ट बुक में ये जो थियोरी की जो लाइन है वो दी गई है। क्या बोल रहे हैं सिंपली कि अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव प्लेट होगा, इट मीन्स यहाँ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो मैं मान लूँ कि वो नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ एक मेटल प्लेट है उसको मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में पास हो रहा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो अब इसकी वैल्यू मैं कितनी बढ़ाऊँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी मैं बढ़ाऊँ कि यहाँ से जो कोई एक इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स दी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो मुझे फाइंड आउट करनी थी। तो टेक्स्ट बुक में इसकी जो वैल्यू है वो मुझे दी गई थी, E इज़ इक्वल टू मुझे यहाँ पे वैल्यू दिया गया था 10⁸ वोल्ट पर मीटर। आप इसको देखोगे तो आप सीधा बी ऑप्शन को टिक करके आ जाओगे, ठीक है ना। लेकिन एक बात नोटिस करो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है सेंटीमीटर, इट मीन्स मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर को सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻²। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10⁸ डिवाइडेड बाई लेना पड़ेगा 10⁻², तब मेरा आंसर बनेगा वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पूरा सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 10⁻6 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मिस्टेक करा तो उसका भी आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, अभी जैसे हुआ वैसे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक फ्रीक्वेंसी दी गई है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट की है ना। अब ये क्या कर रहा है, ये कुछ पावर एमिट कर रहा है, जो लेज़र हमारे पास अवेलेबल है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट का। सपोज रेड लाइट का जो लेज़र ले लिया या ग्रीन लाइट का लेज़र ले लिया, ठीक है ना। वो एक कोई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास अवेलेबल है और जो पावर एमिट कर रहा है ना। तो वो जो पावर एमिट कर रहा होगा, जो उसका यहाँ पे मान सकते हैं कि भाई ये लेज़र का सोर्स है, उसमें से जो बीम निकल रहा होगा, ठीक है ना, उसके पास कुछ पावर होगा। पावर कैसे होगा कि ये जो है वो फोटोन्स निकाल के जा रहा होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जो फोटोन्स है कोई सरफेस के ऊपर आएंगे, कोई सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और वहाँ पे इंपैक्ट करेंगे सरफेस के ऊपर, तो कुछ एनर्जी साथ में होगी उसके पास, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय दी सोर्स। तो पर सेकंड कितना फोटोन्स जो है सोर्स में से बाहर निकल रहा है और कोई एक सरफेस के ऊपर आके टकरा रहा है, तो उसके बारे में मुझे सोचना है, ठीक है। आपने ये फॉर्मूला जो है कि भाई कोई एक फोटोन अगर निकल रहा होगा तो उसकी कोई पावर की जो फॉर्मूला थी आपने वहाँ पे पढ़ी थी, पावर P इज इक्वल टू hν जो फॉर्मूला वो पढ़ी थी, लेकिन वो सिंगल फोटोन के लिए था। अब यहाँ पे हो सकता है n नंबर ऑफ फोटोन्स जो है वो बाहर निकल रहे हो, ठीक है ना। तो इसके लिए इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए पर सेकंड के लिए, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ nhν डिवाइडेड बाई t, है ना। अब सभी को पता होगा टाइम पर सेकंड है तो टाइम कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैंने फॉर्मूला में लिख दिया, ठीक है। इसमें से फाइंड जो है वो मुझे क्या करना है कि n नंबर ऑफ फोटोन्स जो निकलने वाले हैं सोर्स में से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा pt डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरा फॉर्मूला hν। पावर का जो फॉर्मूला मेरे पास अवेलेबल है कितना 4 × 10⁻³ जो वैल्यू अवेलेबल थी वो मैंने पुट कर दी, मल्टीप्लाई बाई टाइम 1 सेकंड रहने वाला था, डिवाइडेड बाई h की जो वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है। अगर कभी कभार ना भी दिया जाए फिर भी ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, 10⁻34 है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, न्यू की वैल्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, तो वो कितनी दी गई है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज़, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपको n का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा 10⁻16 फोटोन्स पर सेकंड, ठीक है। तो अप्रोक्स आंसर जो है अगर आप इसको ढूंढेंगे, हाँ, तो ये रहा मेरा ऑप्शन डी है, उसके साथ वो मैच हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल फॉर्मूला से हो रहा है, इसको याद रख लेना,
क्योंकि ये कम से कम 3 या 4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है और अलग अलग तरीके से इसको पूछा जाता है। कोई 2 ऑब्जेक्ट की वहाँ पे डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसको कंपेयर करने के लिए बोला जाए, या कोई ऑब्जेक्ट जैसे लाइक ये क्वेश्चन में बोला है कि बुलेट की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो आपको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बोला जाए। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे आती रहेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले उसको हमें याद रखना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं। व्हाट इज दी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ बुलेट, मतलब कोई एक बुलेट पास हो रही है इस डायरेक्शन में, है ना, कितना मास लेके जा रही है अपने साथ 0.033 किलोग्राम, ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब मेरे पास सिर्फ मास अवेलेबल है और वेलोसिटी अवेलेबल है, ठीक है। इट मीन्स ये मोमेंटम साथ में लेके जा रही है। तो आपको याद होगा कि लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर पी, पी मीन्स मोमेंटम, तो एच इज इक्वल लेमडा इज इक्वल टू एच ओवर एम, आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसमें एच की जो वैल्यू दी गई, हम यहाँ पे एच की वैल्यू पुट कर देंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 यहाँ पे पुट कर दिया, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, मास दिया गया है। ये सब कुछ ऐसा ही में, तो मुझे कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात आगे आएगी, मैं आपको बताता हूँ। 0.033 मैंने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे नोटिस नहीं करते कि जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड नहीं है, 1 किलोमीटर पर सेकंड है। तो मुझे 1 किलोमीटर पर सेकंड है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 मीटर पर सेकंड में। तो 1 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कब होगा, जब किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो उसके साथ जो 10⁻³ आएगा उसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो चलो अब मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू जो है मैं पुट कर दूंगा और मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं लिख दूँ, चलो वेलोसिटी का आंसर 1 इंटू 10⁻3। तो ये सब कुछ ऐसे में आ चुका है, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 200.90 200.900 इंटू पावर -34। ये ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो ये टोटल बन जाएगा -37, ठीक है। अब ऑप्शन के साथ कुछ मैच करना होगा इसको, तो मैच करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ठीक से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटू ये हो जाएगा 10⁻⁻37, ठीक है। तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूँ 2 इंटू 10⁻⁻35 में, तो वेवलेंथ है तो इसको हम यूनिट में मीटर में लिखेंगे। तो ये चारों में से ए ऑप्शन जो अवेलेबल है उसके साथ यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तो एक और क्वेश्चन हो गया। अब 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अब मेरा 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ रहा है। हाँ, इस क्वेश्चन के लिए जो भी हम यूज़ करने वाले, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका लिए जो हम 2 फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड। तो वो दोनों फॉर्मूला जो है दिमाग में बिठा लेना है। एक फॉर्मूला आएगा L इज इक्वल टू mvr और दूसरा L इज इक्वल टू NH/2π, है ना। तो ये जो बोहर के जो पोस्टुलेट्स है उसमें से ये जो दोनों फॉर्मूला है वो आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू बोस मॉडल द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज। अब उसका जो आंसर है वो मुझे फाइंड आउट करना है कि एंगुलर मोमेंटम कितना होने वाला है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे कुछ भी मेंशन नहीं करा गया, रेडियस क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी। इट मीन्स ये जो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मेरे पास कोई काम का नहीं है। अब क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ मेंशन करा है, मुझे थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला और एच की जो वैल्यू है वो मुझे वहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे इसमें थर्ड एक्साइटेड स्टेट जो है, इट मीन्स मैं यहाँ पे बोलूँगा कि उसका जो आंसर है आप सभी को याद रखना पड़ेगा n इज इक्वल टू 4। क्यों? क्योंकि n इज इक्वल टू 0 जो है वो मेरे लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट वैसे कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जाएगा। इसलिए थर्ड का आंसर हमें लिखना है n इज इक्वल टू 4, क्योंकि n इज इक्वल टू 0 को हम कहीं पे कंसीडर नहीं कर रहे, इसलिए ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। अगर आपने थर्ड n इज इक्वल टू 3 लेकर प्रॉब्लम सोल्व करा तो हो सकता है ये चारों में से कोई ऑप्शन हो मैच हो जाए, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें से जो भी वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पे दी गई है, तो उसकी वैल्यू जो है उसको हम लिख देंगे। तो n जो है वो मुझे कितना लेना है, n इज इक्वल टू 4 ले लूँगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई h का आंसर 6.6 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2π, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेटर से आप प्रॉपर्ली सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर होगा चारों में से कोई एक ऑप्शन होगा वो प्रॉपर्ली यहाँ पे मैच करेगा। जैसे मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा है 4.2, एक सेकेंड, 4.2 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। ये मेरा आंसर आ रहा है। एक्चुअल में ये जूल इंटू सेकंड में होता है, लेकिन जो ऑप्शन मुझे दिए गए, ठीक है, जूल इंटू सेकंड में ये आंसर दिया, लेकिन आंसर 6.63 है तो ये आंसर चला जाएगा। दूसरा जूल इंटू सेकंड को दूसरे यूनिट्स में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा kg मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -1। तो ये भी यूनिट है, उसका याद रख लेना है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो ये ऑप्शन जो है मेरा मैच हो रहा है कौन से साथ, डी ऑप्शन के साथ जो है वो मैच हो रहा है, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ पे क्या आया कि भाई क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मेरे पास कोई एक एनर्जी अवेलेबल है। कितनी एनर्जी अवेलेबल है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी अवेलेबल है। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम में मेरे पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों को सेपरेट कर लेना है। तो हाइड्रोजन एटम को मैं मान लूँ कि भाई यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल होगा जो न्यूक्लियस के अंदर, और उसके आजू बाजू में कौन यहाँ पे सर्कुलर मोशन यहाँ पे चल रहा होगा उसका, तो भाई मान लो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल यहाँ पे जो ऑर्बिट अवेलेबल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा होगा इस डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन है, दोनों को मुझे सेपरेट कर देना है, ठीक है। तो उसके लिए एनर्जी का जो आंसर वो दिया गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इफ़ द ऑर्बिटल रेडिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम,
जो फिक्स वैल्यू आप सभी को पता होगा, ये 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर जो मेरे लिए R0 वैल्यू मानी जाती थी, ठीक है ना। देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो सिंपली हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो आप सभी को पता होगा कि जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा होगा तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे जनरेट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो एंगुलर मोमेंटम का अभी एक क्वेश्चन आगे जो हमने लिखा उसमें हमने फॉर्मूला लिखा था, एक mvr था और दूसरा था NH/2π, तो दोनों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों फॉर्मूला को इक्वल कर दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इसमें से मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मेरा क्या फॉर्मूला बनेगा, v इज इक्वल टू NH/2π और मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे क्या आ जाएगा, m और r नीचे यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इसमें सभी वैल्यूज़ जो है मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट है, इसलिए n इज इक्वल टू मुझे यहाँ पे 1 कंसीडर करना है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, h का वैल्यू 6.6 10⁻34, देखो इसमें नहीं दिया गया, ठीक है, फिर भी हमें इसको याद रख लेना है। आगे 2π को तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा। अब मास जो है वो मेरा यहाँ पे आने वाला है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, मास किसका लेना है, प्रोटॉन का या इलेक्ट्रॉन का। तो क्वेश्चन में किसके लिए बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सेपरेट होकर चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास वो मैंने यहाँ पे कंसीडर करा इंटू, अगर आप गलती से यहाँ पे प्रोटॉन का ले लोगे तो भी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो मैच कर रहा होगा, तो याद रहना चाहिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है वो क्यों कंसीडर करा हुआ है कि प्रोटॉन तो एज इट इज़ रहेगा, वो अपनी प्लेस कभी भी नहीं छोड़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है इनफाइनाइट के ऊपर चला जाएगा अगर मैंने 13.6 पॉजिटिव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी तो, ठीक है। हाँ, अब लास्ट वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे मेंशन करनी बाकी रह गई, वो किसकी वैल्यू है भाई, हाँ रेडियस की वैल्यू है 5.3 10⁻11, ठीक है। हाँ, तो ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे आ चुकी है। अगर इसको हम कैलकुलेटर से सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी का जो आंसर होगा वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जो डेटा है वो मेरा यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। चलो तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर फटाफट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे थे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, वही सेम स्टेट में, दिस स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट में जो होगा वही मुझे वहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को ये जो फॉर्मूला है, इससे पहले जो मैं PY यूज़ करवा रहा था तभी मैं बोल रहा था, अभी मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, मुझे ये जो फॉर्मूला है वो याद रख लेना है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी का नेगेटिव जो है वो मल्टीपल है और कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके से याद रख सकते हो, इधर आप ऐसा लिख सकते हो -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। अगर ये याद नहीं रखना है तो लिख सकते हो सिंपली 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो -E, तो E का तो आंसर ऑलरेडी पहले से ही नेगेटिव में था, कितना -13.6, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब वही वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट करूँ तो माइनस इंटू 13.6 काइनेटिक एनर्जी का आंसर मैं पुट करूँ तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये टोटल एनर्जी जो अवेलेबल है उससे सोल्व करेंगे तो भी हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, क्यों, 2 इंटू, अब एनर्जी का आंसर कितना अवेलेबल है, -13.6 मल्टीपल कर दो तो आंसर आ गया -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे आ चुका है। चलो अब दोनों आंसर को यहाँ पे ऑप्शन के साथ मैच करो तो -27.2 वाले दो आंसर अवेलेबल है, ठीक है। 13.6 वाले भी आंसर अवेलेबल है। अब देखना है, पहले यहाँ पे पोटेंशियल का बोला है, बाद में काइनेटिक का बोला है ना। अगर ये बात ध्यान नहीं दोगे तो आप बी या डी में से कोई ऑप्शन वो टिक करके आ जाओगे, ठीक है। लेकिन हमारा एक्चुअल में जो आंसर आने वाला है वो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा सी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव 13.6 वोल्ट आना चाहिए, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं कि मुझे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर फॉर हेड ऑन कोलिजन ऑफ 2 ड्यूटेरॉन्स। तो सिंपली मुझे क्या याद रखना है कि 2 ड्यूटेरॉन्स जो है अपने साथ एक दूसरे के साथ हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, 11th का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन करेंगे तो दोनों का सेंटर जो होगा, उन दोनों का सेंटर के बीच का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, दोनों की रेडियस सेम लेनी है, सेम एटम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा R। तो इसको मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ तो R + R मतलब ये टोटल डिस्टेंस जो है वो मेरा टोटल हो जाएगा 2R हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ पोटेंशियल बैरियर, मींस पोटेंशियल बैरियर मतलब पोटेंशियल एनर्जी दोनों की जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होने वाली है ना, वो एनर्जी का जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, तो U इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R, ठीक है ना।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेकंड चैप्टर में ये जो फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड आप सभी ने पढ़ा होगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे वापस आ रहा है। W=QV करके जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, W=QV। हो सकता है ये फॉर्मूला फ्यूचर में काम आए। तो वहाँ से ही मैंने वर्क डन जो है वो किसके इक्वल में होता है, एनर्जी के इक्वल में, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल में होता है। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू, ठीक है। सभी वैल्यूज़ जो है मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे पुट कर दूँ K = 9 × 10⁻9 इंटू Q1 जो है ड्यूटेरॉन का चार्ज रहेगा। तो ड्यूटेरॉन का चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, सिमिलरली कोई भी चार्ज ही है तो उसका आंसर तो फिक्स है पहले से ही, 1.6 10⁻19 आ जाएगा। इंटू सेकंड Q2 है वो भी ड्यूटेरॉन है तो उसका भी चार्ज 1.6 × 10⁻19 आ जाएगा। डिवाइड में क्या ले लेना है, R। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2R जितना, तो 2 × R का जो आंसर है ना वो क्वेश्चन में मेंशन करना है 2 फर्मी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 × फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर, ठीक है ना, ये याद रखना पड़ेगा आपको। चलो तो अब आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5.76 × 10⁻14 जूल। ये रहा, चलो ये मेरा आंसर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि भाई चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दी नेट इफेक्ट ऑफ फ्यूजन रिएक्शन अकर्स इन दी सन। कोई बात नहीं, ये सब कुछ अगर पता नहीं है तो आपको क्या करना है कि ये जो रिएक्शन दिया जाएगा दोनों साइड क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस्ड कब होगा, बैलेंस्ड कब होगा, आप सभी को पता होगा कि फ्यूजन रिएक्शन होगा, उसके साथ क्या यहाँ पे हो रहा होगा कि मेरे पास यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम होगा, ठीक है, हाइड्रोजन एटम जो रहेगा वो हीलियम एटम में कन्वर्ट होगा। मतलब क्या करेगा, हीलियम एटम में कन्वर्ट होगा तब वो एनर्जी कुछ रिलीज कर रहा होगा। प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो है आपने अगर वहाँ पे देखी होगी तो ये फॉर्मूला जो है उसी का यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। फाइनल जो प्रोडक्ट हमें मिल रही थी उसके रिलेटेड ये फॉर्मूला था, ठीक है। तो टोटल एनर्जी आप सभी को याद होगा 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा था, ठीक है ना। तो ये जो एनर्जी का आंसर है वो तो यहाँ पे फिक्स है 26.7, ठीक है। अगर इसी को अगर आपको याद रख के यहाँ पे लिखना है तो आंसर देखो डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन है। लेकिन अगर पूरी साइकिल को आप यहाँ पे याद करोगे तो आपको याद आएगा कि प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के जो 4 स्टेप थे उसके बाद यहाँ पे आपको जो फाइनल स्टेप है वो यहाँ पे मिल रहा था। फाइनल स्टेप में यहाँ पे आंसर आ रहा था, क्या आ रहा था, 2He4। तो ये ऑप्शन ए जो है वो मेरे साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। थियोरेटिकल क्वेश्चन तो ऐसे आते रहते हैं, अच्छा है, फटाफट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ देखो, बेसिक डिटेल्स जो है केमिस्ट्री में तो देखा ही है, लेकिन फिजिक्स में भी हमें याद रखना है। आइसोबार, आइसोटॉप, आइसोमर्स वगैरह जो है वो सभी का फॉर्मूला क्या होता है, किसमें क्या चेंज होता है वो मुझे यहाँ पे याद रखना है। अभी मुझे यहाँ पे पूछा गया आइसोटोन है। आइसोटोन का सिंपल मीनिंग क्या लेना है कि मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होने वाले हैं वो यहाँ पे सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मतलब क्या कि ऊपर जो ए की वैल्यू दी गई है उसमें से जो जेड की वैल्यू मैं अगर माइनस करूँ, है ना, तो वहाँ पे जो आंसर है वो दोनों का सेम आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे पीबी और बिस्मथ ले लूँ तो इट मीन्स 214 - 82, 214 - 83। तो यहाँ पे दोनों का आंसर है वो डिफरेंट हो जाएगा, 1 का वहाँ पे डिफरेंस आएगा, मतलब ये यहाँ पे गलत है। तो वैसे यहाँ पे इसमें भी और इसमें भी आप देख सकते हो कि 1 का वेरिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे आप देखोगे 198 - 80, 197 - 79। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों का जो आंसर है वो सेम आ जाएगा। इट मीन्स मेरा डी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 198 - 80, सिमिलरली 197 - 79। क्या करा है, 198 में से एक माइनस करके 197 बना दिया, 80 में से एक माइनस करके क्या बना दिया, 79। मतलब इन दोनों का डिफरेंस का जो आंसर है वो सेम होने वाला है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर फटाफट हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द गिवन सर्किट। तो यहाँ से 6 वोल्ट की जो यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है और दूसरी साइड +5 वोल्ट की जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इट मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जो है वो मेरा करंट यहाँ पे फ्लो होना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स इस डायरेक्शन में यहाँ पे क्या करंट पास हो रहा होगा। इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन बनाएगा, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन यहाँ पे बनाएगा, है ना। तो फॉरवर्ड बायस की कंडीशन बनाएगा और बोला भी है कि आइडियल डायोड है। आइडियल डायोड का मीनिंग क्या होता है कि भाई यहाँ पे उसका जो रेजिस्टेंस है वो मुझे कंसीडर नहीं करना है, मतलब I = क्या हो जाएगा, वहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर रिवर्स दिया होता तो R = इन्फिनिट हो जाता, ठीक है। तो अब फॉरवर्ड बायस यहाँ पे बन रहा है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या था, तो भाई V = फॉर्मूला था मेरा IR, इसमें से I फाइंड आउट करना है। तो V 2 है मेरे पास, 6 वोल्ट और 5 वोल्ट, मतलब क्या दिया गया, डेल्टा V दिया गया। तो डिवाइडेड बाय R, डेल्टा V का आंसर आ जाएगा 6 - 5 डिवाइडेड बाय R का आंसर है वो मेरे पास अवेलेबल है 100, ठीक है। हाँ बहुत ईजी क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 / 100। इट मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा मेरा 10 ऊपर हो जाएगा 10 × 10⁻³ है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। कहाँ गया भाई आंसर, तो हाँ ये रहा, बी ऑप्शन के साथ जो है वो डेटा मैच होगा, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। व्हेन अ रिवर्स बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन डायोड, क्या होगा, ये जो रिएक्शन है वो हमें क्या दे देगा। तो आप सभी को यहाँ पे याद होना चाहिए कि जब मेरे पास यहाँ पे पीएन जंक्शन अवेलेबल है जिसको हम बैटरी का
नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल है किसके साथ कनेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आगे बढ़ेंगे कि फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं ऐसा मान लूँ कि मेरे पास ये पी टाइप यहाँ पे और एन टाइप यहाँ पे, बैटरी का नेगेटिव यहाँ पे, बैटरी का पॉजिटिव यहाँ पे। अगर मैंने पी के साथ बैटरी का नेगेटिव लिया तो ये रिवर्स बायस कंडीशन करेगा। तो अब क्या होंगे कि यहाँ पे जो होल्स होंगे वो सीधा नेगेटिव की साइड चले जाएंगे, है ना। और सिमिलरली ये जो सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रहने वाले वो सीधा कहाँ पे चले जाएंगे, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल वहाँ पे चले जाएंगे। तो एक तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा कि इंक्रीजेज दी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से यहाँ पे हमें करंट जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। वो जो करंट आप सभी को याद होगा कि वो कहाँ पे मिल रहा था, हमें यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे मिला था, जहाँ पे हमने यहाँ पे आई लिया हुआ था और यहाँ पे हमने वी लिया हुआ था, ठीक है। दूसरा ये भी है कि जब ऐसा होगा तो ये जो पोटेंशियल बैरियर दोनों के बीच में यहाँ पे जो क्रिएट होने वाला है, वो जो पोटेंशियल बैरियर है उसकी वैल्यू भी है वो क्या यहाँ पे करेगा, बढ़ाएगा। इट मीन्स ऑप्शन बी जो है थियोरेटिकल अगर देखा जाए तो रेजिस दी पोटेंशियल बैरियर है, वो आंसर भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई एक फिल्टर सर्किट अवेलेबल है ना। ये क्वेश्चन फिल्टर सर्किट जब वर्ड आए तो कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो हमारी टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है ही नहीं, है ना। लेकिन हमने क्या करा था कि टेक्स्ट बुक में फुल वेव रेक्टिफायर तक ही देखा, उसके आगे एक सर्किट अवेलेबल है। ये सर्किट क्या अवेलेबल है कि वहाँ पे जब हमारी फुल वेव की सर्किट बन रही थी उसमें हम लोड रेजिस्टेंस लगा रहे थे, ठीक है। तो लोड रेजिस्टेंस से पहले हमें क्या करना था, यहाँ पे हमारे यहाँ पे डायोड वगैरह अवेलेबल था, ठीक है। यहाँ पे दूसरा भी डायोड अवेलेबल था। इसका जो कनेक्शन है, इसका एक कनेक्शन यहाँ पे जाएगा किस में, कैपेसिटर में, और उसके बाद जो लोड रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें जाएगा RL में। ये मेरा हो गया कैपेसिटर, ठीक है। तो अब क्या था, ये मेरी फिल्टर सर्किट थी। इसको हम फिल्टर सर्किट इसलिए बोल रहे थे कि हमें पता है कि भाई जब यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे थे, AC दे रहे थे, तो आउटपुट में मैं क्या बोल रहा था, ये मैंने दोनों डायोड का D1 + D2 का मैंने आउटपुट दिखाया, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आउटपुट इसका कैसा मिल रहा था, मुझे ऐसे करके यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है ना। मतलब 100% जो है वो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा था। लेकिन आप देखोगे अगर ये कोई सर्किट में मैंने ये आउटपुट दे दिया, तो सपोज ट्यूबलाइट में मैंने दे दिया, तो ट्यूबलाइट क्या करेगी भाई, 0 से स्टार्ट करेगी, मतलब ब्राइटनेस 0 होगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, ब्राइटनेस फिर से 0 होगी, ब्राइटनेस बढ़ेगी, 0 होगी, है ना। तो ब्लिंकिंग वहाँ पे ट्यूबलाइट का चलता रहेगा। तो अब ये तो चलेगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कैपेसिटर है वो मुझे यूज़ करना पड़ेगा, जो कंटिन्यूसली चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में जाएगा और कंटिन्यूसली यहाँ पे कॉन्स्टेंट करंट जो है वो मुझे यहाँ पे सर्किट में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 आएगा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, है ना। और ये मैक्सिमम आएगा तो कैपेसिटर कहाँ पे जाएगा, चार्जिंग की कंडीशन में जाएगा, है ना। तो अगर ये फिल्टर सर्किट लगाई होगी तो आपको आउटपुट में, अगर आप ठीक से देखोगे तो आउटपुट में आपको कंटिन्यूसली वहाँ पे ये जो ऐसा ग्राफ है वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब करंट जो होगा वो कंटिन्यूसली वहाँ पे फ्लो होगा, ठीक है। तो कोई भी डिवाइस में अगर ये मैंने फुल वेव रेक्टिफायर लगाया होगा तो 0 से मैक्सिमम ब्राइटनेस तक वो कंटिन्यूसली करंट को जो है वो फ्लो करवाता रहेगा, ठीक है। तो अब ये तो बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि देन द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट यहाँ पे, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट का यहाँ पे सिंपल मीनिंग मुझे क्या ले लेना है कि जब कैपेसिटेंस की वैल्यू और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर एक दूसरे के साथ वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी तो कम से कम टाइम में ये जो आउटपुट है मुझे मैक्सिमम मिलना चाहिए, ठीक है ना। मैक्सिमम कब मिलेगा, जब कैपेसिटर यहाँ पे डिस्चार्जिंग की कंडीशन में आएगा और डिस्चार्जिंग की कंडीशन की वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली मुझे आउटपुट दिखाता रहेगा। तो टाइम कांस्टेंट का T इज इक्वल टू मेरा यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा RL × C, ठीक है ना। सेम फॉर्मूला, इसके जैसा ही फॉर्मूला हमने कहाँ पे देखा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट में भी है देखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, RL की जो वैल्यू है मुझे दी गई थी, कितनी वैल्यू दी गई थी, तो 200 ओम दिया गया था, तो मैं वहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा 200 मल्टीप्लाई में क्या करना पड़ेगा मुझे, C कैपेसिटर की वैल्यू है वो 15 माइक्रोफेरेड दिया गया, तो 15 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के ऊपर ये मेरा जो आंसर हो जाएगा 3 मिली सेकंड, ठीक है। तो ये 3 मिली सेकंड जो आंसर यहाँ पे अवेलेबल है वो आप देख सकते हो ऑप्शन ए में, ठीक है। चलो फिर से लिख देता हूँ 3 मिली सेकंड, ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर फटाफट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे सामने आया। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास अवेलेबल है ना। तो वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज अवेलेबल है और जिसका आंसर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है 2Q, ठीक है ना। अब ये 2Q चार्ज है वो कहाँ पे रखा गया है, R डिस्टेंस के ऊपर, और उसका आंसर है E अवेलेबल है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा E फॉर R डिस्टेंस इज इक्वल टू, मैं सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू KQ/R², ठीक है। KQ/R अगर आप गलती से लिख दोगे तो याद रखना ये पोटेंशियल का फॉर्मूला था, तो ये गलती आपसे ना हो, यहाँ पे स्क्वायर लिखना भूल गए तो गए काम से, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है। नाउ चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन स्फेरिकल सेल। पहले चार्ज 2Q था वो एक अलग था, फिर से अब एक Q चार्ज है वो भी एक अलग है, किसके ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, एक थिन स्फेरिकल सेल के ऊपर हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले। तो पूरे स्फीयर के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा, जिसकी रेडियस जो है वो मुझे यहाँ पे कितनी कंसीडर करनी है, R। अब क्या बोल रहे हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R/2 वेयर R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन कैपिटल R, ठीक है ना। तो मुझे कौन से डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है, तो R/2 के ऊपर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, तो ER की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली लिख दूँ तो मेरा आंसर आएगा K, और चार्ज जो है वो हो जाएगा मेरे लिए 2Q, ठीक है ना, और डिवाइड में आ जाएगा R²। तो इसको ठीक से लिखोगे तो आ जाएगा 2KQ/R²।
सिमिलरली अब मुझे किसके लिए फाइंड आउट करना है, शेल के लिए। तो शेल के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो है फिर से यही लगाऊंगा। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना लेना है r/2, मतलब ये जो r है उसकी वैल्यू मुझे चाहिए r/2। तो r/2 उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरा 4kq/r²। 4 को मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2kq/r²। ठीक है, ऐसा क्यों लिखा आपको पता लग जाएगा। ये आंसर है मेरा कि किसका आंसर है, ER का। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2ER। चलो ऐसा कहीं पे आंसर लिखा है, हाँ ये रहा, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन यहाँ पे हमारे सामने आया। क्या बोल रहे हैं, 15 चार्जेस ईच ऑफ वैल्यू क्यू, कितने चार्जेस है टोटल 15, ईच ऑफ वैल्यू क्यू आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस एट इक्वल डिस्टेंस ऑफ 0.5 आर, है ना। तो मैं अगर मान लूँ कि ये मेरा सेंटर है, मतलब 0 है, यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, 0.5 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में, कंटिन्यूसली ऐसे आगे बढ़ते जाए। तो क्या बोल रहे हैं, द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस ऑफ रेडियस कितनी लेनी है, 1.5 आर। तो 1.5 आर मतलब इस डायरेक्शन में 1.5 आर, इस डायरेक्शन में भी 1.5 आर। एक मैंने जो यहाँ पे ड्रॉ करा है उसका आंसर है 0.5 आर। तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का क्या करना है, मुझे स्फीयर ड्रॉ करना है। तो मैं ऐसे यहाँ पे क्या करूँगा, एक स्फीयर है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो इसके साथ जितना चार्ज एनक्लोज्ड होगा, है ना, उतना मेरा फ्लक्स का जो आंसर है वो आ जाएगा। क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला ही हमने यहाँ पे लिखा था, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो क्यू एनक्लोज्ड कितना यहाँ पे आ रहा है, तो कितने चार्जेस आ रहे हैं, एक सेंटर में चार्ज अवेलेबल है, बाकी यहाँ पे चार्ज अवेलेबल है क्यू क्यू और क्यू। तो सिमिलरली यहाँ पे भी चार्ज अवेलेबल है क्यू क्यू और क्यू। ठीक है ना, तो टोटल चार्ज अगर हम गिनेंगे तो यहाँ पे टोटल 7 क्यूज़ हो रहे हैं। तो मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा 7q/ε0, जो हम जाएंगे यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ। ठीक है, कोई जगह पे हमें ये भी बोला गया था डी ऑप्शन जो है वो भी यहाँ पे मैच हो रहा है 5q/ε0। कैसे, अगर ये इस पार्ट को अगर मैं जूम करके देखूँ तो 0.5 आ रहा है, वो बाउंड्री के ऊपर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, बाउंड्री ऑफ दी सर्कल के ऊपर आ रहा है। इट मीन्स जब वो चार्ज वहाँ पे रखा गया होगा ऐसे करके, तो बाउंड्री जो है वो चार्ज को क्या कर रही है, हाफ पार्ट में कट करी। तो हाफ पार्ट इनसाइड है और हाफ पार्ट आउटसाइड है। तो ये तो आउट हो गया, तो ये तो इन हो गया। तो हमें तो क्या फाइंड आउट करना है कि इनसाइड जो भी चार्ज अवेलेबल होगा उसका जो आंसर है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल चार्ज मेरे पास कितने अवेलेबल थे, 1 2 3 4 5, है ना। तो ये 5 चार्ज वहाँ पे हो गए, हाफ पार्ट यहाँ से गिनो, हाफ पार्ट यहाँ से गिनो, तो भी आंसर मेरा आ जाएगा 6q/ε0, जो कहीं पे दिया गया नहीं था। ठीक है ना, इसलिए हम मान सकते हैं कि एनक्लोज्ड अगर बोला जाए तो 5q/ε0 भी चलेगा, लेकिन आंसर की मैं क्या बोला था, 7q/ε0। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 7q/ε0 से यहाँ पे चल रहा हूँ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 मेरे पास अवेलेबल है। 17 क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, मतलब जी का जो आंसर यहाँ पे नहीं लेना है। क्या बोल रहे हैं, अ चार्ज q एंड मास 2m इज प्लेस्ड स्टेशनरी इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी E। ठीक है ना, व्हेन द चार्ज इज रिलीज्ड इट्स स्पीड आफ्टर n सेकंड्स इज। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है कि मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ पे क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। मुझे क्या करना है, एक चार्ज को लेना है। अब ये क्यू चार्ज है, अगर क्यू चार्ज को मैं सपोज करके बोल दूँ कि पॉजिटिव चार्ज है, तो आप सभी को पता लग जाएगा कि भाई इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव होगा। पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से टुवर्ड्स द नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, और पॉजिटिव से वो रिपेल करेगा, तो भी वो नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस डायरेक्शन में वहाँ पे जाने वाला है। तो मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है। तो चार्ज जो है वो भी क्या करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, उस डायरेक्शन में वहाँ पे मूव होगा। ठीक है, अब फाइंड आउट क्या करना है कि उसकी जो स्पीड होगी, कब स्पीड n सेकंड्स के बाद कितनी होगी, वो मुझे वहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं। एक तो उसकी जो वेलोसिटी वहाँ पे इस डायरेक्शन में होगी, उसकी वजह से उसके पास यहाँ पे F = ma, उसमें से m को एज इट इज रख के एक ही जगह पे मुझे वेलोसिटी लेना पड़ेगा। तो वेलोसिटी बाई टाइम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, दूसरा अब मास जो है वो मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स लेना है। तो मास को मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ m, और वेलोसिटी आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, टाइम कर देना है। तो एक तो मेरा ये फॉर्मूला हो गया, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल हो। दूसरा पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज को, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होने वाला है, ये वाला, तो उसकी वजह से उस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। तो दूसरा फॉर्मूला मुझे क्या मिलेगा, F = QE करके मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं फॉर्मूला नंबर 1 यहाँ पे जो अवेलेबल है वो फॉर्मूला नंबर 2, क्योंकि दोनों फोर्स की फॉर्मूला, तो अगर दोनों को इक्वल करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या आंसर मिल जाएगा, तो मुझे आंसर मिलेगा QE = 2mv/t। अब t को मुझे क्या मान लेना है, n सेकंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला गया है उसके लिए। ठीक है ना, तो अब इसमें मुझे ये जो वेलोसिटी है वो मुझे फाइंड आउट करनी है। तो वेलोसिटी को सब्जेक्ट बनाओ, तो क्या आंसर आ जाएगा, QEN, है ना, और डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा जो मेरे पास 2m अवेलेबल है मास, वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो आंसर है वो कहाँ पे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसके साथ यहाँ पे ये मैच हो रहा है। ठीक है, चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहे हैं कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर देखोगे तो, है ना, मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज़ होने वाला है, पाइथागोरस थ्योरम है वो यहाँ पे यूज़ होने वाला है। कैसे, डायग्राम देखते ही हमें यहाँ पे थोड़ा सा तो आइडिया आ जाएगा। क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि चार्ज मतलब डिफरेंट चार्जेस जो है वो अवेलेबल है, 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है ना। उसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि चारों के चारों एक स्क्वायर के वर्टिसेस के ऊपर यहाँ पे रखे गए। तो 4 चार्जेस यहाँ पे अवेलेबल है, वो मैंने कंसीडर कर लिया। अब चारों के चारों चार्जेस में
अगर देखा जाए तो डिस्टेंस सेम है, स्क्वायर है, तो मतलब कितना लेना है 2L है, ठीक है ना। अब क्या बोला, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट मिड पॉइंट ए, मतलब यहाँ कहीं पे जो ये मिड पॉइंट दिया गया है ना प्लस क्यू और दूसरा भी प्लस क्यू चार्ज है, उसके बीच में यहाँ पे सेंटर के ऊपर क्या है ए अवेलेबल है, तो A2 प्लस क्यू, ये जो चार्ज होगा उसकी भी लेंथ L और इसकी भी लेंथ क्या हो जाएगी L। अब ये कितना है 2L, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करोगे, है ना, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है ना, तो 90 डिग्री बनने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये जो साइड होने वाली है और ये जो साइड होने वाली है, उन दोनों का जो आंसर है पाइथागोरस थ्योरम को सोल्व करेंगे तो 4L² प्लस L², तो आंसर आ जाएगा आपका √5L। तो यहाँ पे ये जो साइड होने वाली है, ये जो साइड है, दोनों का आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा √5L, ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वो में याद होना चाहिए KQ/R, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल अफेक्ट कर रहा होगा, तो ये प्लस क्यू का, ये माइनस क्यू का, ये माइनस क्यू का और ये प्लस क्यू का, तो टोटल 4 पोटेंशियल्स यहाँ पे आएंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा V इज इक्वल टू पोटेंशियल है, V इज इक्वल टू क्या लिखना है मुझे यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 किसके लिए है पॉजिटिव, मतलब ये जो फर्स्ट नंबर पे है उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा KQ/L, माइनस आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो ये आ जाएगा KQ डिवाइडेड बाई R, कितना लेना है, तो ये था मेरे लिए √5L, तो मैंने वो वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक करेक्शन कर देता हूँ, √5L जो है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ KQ/√5L, ठीक है। माइनस आ जाएगा V3 के लिए, 3 कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसका भी आंसर सिमिलर इसके जैसे ही आएगा √5L वाला, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा √5L, ठीक है ना। लास्ट रहेगा मेरा प्लस क्यू जो इसके ऊपर इफेक्ट करने वाला है, मतलब फोर्थ चार्ज, तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूंगा KQ/L। अब ये भी 2 टाइम्स है, ये भी 2 टाइम्स है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2KQL, तो कॉमन आ जाएगा सभी में से क्योंकि 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये दोनों टर्म्स में से कुछ नहीं बचेगा, तो आ जाएगा 1 और माइनस आ जाएगा, इसमें से ऊपर में से सब कुछ कॉमन निकल चुका है, तो आएगा 1 और नीचे आ जाएगा √5, ठीक है ना। चलो देखो कहाँ पे मैच हो रहा है भाई, हाँ ये रहा मेरा ऑप्शन बी है, उसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहे भाई कि मेरे पास यहाँ पे कोई एक चार्ज अवेलेबल है, ठीक है ना, वो चार्ज है वो कितना दिया गया 1.6 × 10⁻⁷ कूलम आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। तो ये स्फेरिकल कंडक्टर मैंने ले लिया, इसके ऊपर चार्ज अवेलेबल है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस है मुझे कितनी कंसीडर करनी है R। क्या बोल रहे हैं, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल कंडक्टर, मतलब यहाँ कहीं पे मान लो कि ये सेंटर है, तो कोई भी पॉइंट के ऊपर एक कोई पोटेंशियल का आंसर होगा वो कंडक्टर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, मतलब ये सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका आंसर है, मतलब मुझे V का आंसर और E का आंसर है वो मुझे वहाँ पे लाना है, मतलब V/E करना है, ठीक है ना, इसका आंसर है मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप सभी को याद होगा कि पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा मेरा, तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू KQ/R और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था, तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला था KQ/R²। देखते ही पता लग जाएगा, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो KQ चला जाएगा, R और R² चला जाएगा और ये R V/E के वहाँ पे डिवाइड में होने की वजह से आ जाएगा ऊपर, मतलब ये फॉर्मूला बन जाएगा V/E इज इक्वल टू R। तो ये मेरा ऑप्शन ए है, उसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन 20 में क्या बोल रहे थे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 वोल्ट। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल है वो दिया गया 2 वोल्ट एज शोन इन द फिगर। इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड ऑन पॉइंट P एंड Q, मतलब दोनों के ऊपर मैंने क्या पुट करा हुआ है, इलेक्ट्रॉन पुट करा हुआ है, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, 4 ऑप्शन जो है मुझे दिए गए, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट P इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट Q। ऐसे 4 ऑप्शन जो वो दिए गए, आप चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, उसके ऊपर से आप यहाँ पे डिसाइड करिएगा। सिंपल, पहले तो ये पता होना चाहिए कि चारों के चारों ऑप्शन में इलेक्ट्रिक फोर्सेस है वो कॉमन है यहाँ पे, है ना। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि P के ऊपर और Q के ऊपर है वो कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सबसे पहली बात, फोर्स के लिए मुझे फॉर्मूला चाहिए F इज इक्वल टू QE, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है पॉजिटिव टू नेगेटिव 2 प्लेट्स वो मुझे यहाँ पे दी गई है। तो आपको पता होगा कि जब 2 प्लेट्स में यहाँ पे कैपेसिटर में कंसीडर कर रहा था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहता था, यहाँ पे कौन सा चार्ज रहता था, नेगेटिव। आउटसाइड वाला दोनों साइड यहाँ पे था, उसका चार्ज में कंसीडर नहीं कर रहा था, वो कैंसिल आउट हो रहे थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो भी सिग्मा, यहाँ पे भी सिग्मा है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो रहा था, E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल यहाँ पे जो मेरा आंसर वो मुझे मिल रहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज वो निकल के कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव में सिमिलर इसका भी ऐसे ही। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था। इट मीन्स E की जो वैल्यू थी कोई भी पॉइंट के ऊपर क्या थी, सेम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है, चार्ज भी सेम है, मतलब Q सेम, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड वहाँ पे सेम रहने वाला है ना। और नेगेटिव साइन है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव साइन है, हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी यहाँ पे क्या रह जाएगा, उसका सेम। इट मीन्स फोर्स जो है वो कैसा हो जाएगा यहाँ पे, कॉन्स्टेंट। तो पूरा का पूरा ये जो एरिया मिलेगा इसमें फोर्स का जो आंसर है वो कॉन्स्टेंट मिलेगा। मतलब P पॉइंट अगर यहाँ पे अवेलेबल है तो भी, P पॉइंट अगर यहाँ पे अवेलेबल है, Q पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, Q पॉइंट यहाँ पे अवेलेबल है, उससे उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब फोर्स कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो सबसे लास्ट ऑप्शन जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर सेम।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, हमने ये जो यूट्यूब चैनल चालू करी है, ठीक है ना, उसमें हमने मोनेटाइजेशन जो है ऑफ़ रखा है। ऑफ़ इसलिए रखा हुआ है ताकि क्या होगा कि कभी कभार आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये जो वीडियो जो आ रहा है उसके बीच में जो ऐड वगैरह आती है ना, तो बहुत परेशान करती है। 2-3 बार कम से कम एक वीडियो में आपने एडवर्टाइज वगैरह देखी होगी। तो जो हमारी लिंक बनती है, जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें कंटिन्यूसली हमारा जो फोकस मोड रहे स्टडी के रिलेटेड, वो कंटिन्यूसली रहे, इसलिए हमने मोनेटाइजेशन ऑफ रखा है, ठीक है ना। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर आते हैं, ठीक है। 21 में क्या बोल रहे हैं कि भाई क्वेश्चन जो है आप एक बार देख लीजिएगा पॉज करके। इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी को कंसीडर करना है और करंट जो है, तो हमें तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि उसका जो फॉर्मूला था करंट के रिलेटेड, वो फॉर्मूला था I = NEA VD, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एरिया जो है और करंट जो है, ठीक है ना, उन दोनों को मुझे क्या करना है, डबल करना है। मतलब ये जो करंट ले रहे हैं वो भी डबल होना चाहिए और एरिया जो है वो भी वहाँ पे डबल होना चाहिए। तो जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगी वो मुझे फाइंड आउट करनी है। जब ऐसा क्वेश्चन है ना जिसके बारे में फाइंड आउट करना है, उसको पहले क्या कर देना है, सब्जेक्ट बना लेना है। तो यहाँ पे मैं वीडी को अगर सब्जेक्ट बना लूँ और NE जो है उसको मैं कॉन्स्टेंट मान लूँ, क्योंकि उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो NE चला गया तो बचेगा क्या, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, I/A, ठीक है ना। अब देखिए I/A में I भी हमारे लिए क्या है, 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना, उसकी भी वैल्यू 2 टाइम हो जाएगी और एरिया जो है वो भी क्या कर देना है, 2 टाइम्स कर देना है, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ पे एक चेंज है, करंट जो है वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, 2I हो जाएगा, डबल करना है इसलिए। नीचे डिवाइड में क्या है, एरिया, तो एरिया को भी क्या कर देना है, 2A करना है, ठीक है। तो इसमें से 2 कट हो जाएगा, तो फिर से ओरिजिनल जो आंसर है वो मिल जाएगा। इट मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई भी तरीके का वहाँ पे चेंज देखने को नहीं मिलेगा, तो हमारा आंसर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलो तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो बैलेंस विस्टन ब्रिज यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इट मीन्स यहाँ से G जो है वहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। जब करंट फ्लो नहीं होगा तो आप सभी को पता होना चाहिए कि क्या हो रहा था कि R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, ये जो रेशियो है वो वहाँ पे इक्वल हो रहा था, दोनों साइड, है ना, बैलेंस हो रहा था। तो इट मीन्स यहाँ पे ये जो रेशियो है वो मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 15R और दूसरी साइड 10 Ω R एंड R के साथ दूसरा पैरेलल लगाया गया R/N, उसका रेशियो वो इक्वल होना चाहिए। तो सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे करूँगा इसका, तो मुझे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए 15/r विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा आंसर कितना दिया गया है, 10 दिया गया, और नीचे डिवाइड में क्या है कि भाई R और R+N दोनों क्या है, पैरेलल में, तो मैं वहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/r + 1/r/N, तो N पूरा ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा यहाँ पे R, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो टर्म्स सभी लिखी हुई है इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे R जो है वो पूरा LCM में आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा N+1, ठीक है ना। तो इसको ठीक तरीके से हम सोल्व करें तो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे मिल जाएगा 15 और दूसरी साइड आ जाएगा 10 + 10N। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे अच्छे से हो जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट को लग रहा है कि डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं, यहाँ से R क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा R है उसको कॉमन ले लो, ऊपर बच जाएगा 1 + N। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1 + N और R जो है वो ऊपर वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये जो आंसर है मुझे यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत ही सिंप्लीफिकेशन इसका आगे कर लेंगे आप, तो यहाँ पे आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी शॉर्टकट, 15 = 10 + 10N, ठीक है। इसमें से मुझे क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, N की वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो N = मुझे कितना आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, N = 1/2। थोड़ा सा मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, सी आंसर जो है उसके साथ ये डेटा है वो मेरा मैच करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 23। अच्छा क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई, इन द गिवन सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड Q, इट मीन्स यहाँ पे जो 2 पॉइंट्स अवेलेबल है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो नेट पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, ऊपर लिखा है 60, नीचे लिखा हुआ है 0, तो नेट पोटेंशियल यहाँ पे ΔV का जो आंसर मुझे मिलेगा वो ΔV क्या हो जाएगा, 60 - 0, इट मीन्स 60 वोल्ट मिलेगा। दूसरा ये रेजिस्टेंस है वो सीरीज़ में 64 और 32, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 4 + 2 6। तो R का जो आंसर है वो R इक्विवेलेंट मुझे कितना मिल गया यहाँ पे, 96 ओम। अब करंट कितना यहाँ पे पास होगा, तो I = चाहिए तो लिख दो ΔV/R, ΔV का वैल्यू है 60 / 96। अगर आप कैलकुलेटर में इसको सोल्व करेंगे तो भी आपको आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पे कट करके लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा मेरा 12 और यहाँ पे 8, मतलब 5/8 यहाँ पे आंसर हमें मिल जाएगा, ठीक है। 5/8 एम्पियर आंसर है वो मुझे मिला। आगे बढ़ते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है ये दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे ये VP और यहाँ पे हो जाएगा VQ, ठीक है ना। तो मुझे फाइंड आउट करना है VP - VQ, तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, IR2, क्योंकि I सीरीज़ में करंट सेम पास होगा, ये रेजिस्टेंस कौन सा है मेरे लिए, R2, ये मेरे लिए R1 है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। अब क्या करना है, 5/8 कर देना, यहाँ पे लिख देना है, और R2 की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिलने वाली है वो है मेरा 32 ओम। तो मैं यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूँगा,
इसको कट करो, ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, 4.5, 5 4 ज़ा 20 वोल्ट। तो मेरा आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 20 वोल्ट, जो मेरा ऑप्शन है उसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 24। अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है किसका, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ऑफ द रिंग वाला चाहिए, जिसकी रेडियस मुझे r कंसीडर करनी है। टू द पॉइंट ऑन द एक्स इज एट अ डिस्टेंस 2√2r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो डायग्राम ठीक से देख लो, मुझे क्या चाहिए, तो भाई एक सर्कुलर लूप लेना है ना, एक रिंग मान सकते हो जिसका नंबर ऑफ टर्न 1 है, इसका सेंटर यहाँ पे अवेलेबल है, ये मेरे लिए सेंटर O है। इस पॉइंट के ऊपर अगर यहाँ पे करंट I पास हो रहा होगा तो इस सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो उसको मैं बोल दे रहा हूँ BC। दूसरा, सेंटर से कोई एक डिस्टेंस मुझे कंसीडर करना है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी लेनी है, मुझे R रेडियस लेनी है। सेंटर से कोई एक डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है ना, एक्सिस जो हमने यहाँ पे कंसीडर करी है, वहाँ से एक डिस्टेंस मुझे लेना है कितना, 2√2r। ये डिस्टेंस के ऊपर है ना मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ पे कोई एक पॉइंट अवेलेबल है, इसको मैं Q नाम दे देता हूँ। तो Q के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड का आंसर आएगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। और बाद में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को रेशियो में लिख दूंगा। इट मीन्स BC ओवर BQ का जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे सेंटर का जो फॉर्मूला है वो आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए। तो सेंटर का फॉर्मूला क्या लिखूँगा, B इज़ इक्वल टू μ0I ओवर 2r हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, अब एक्सियल के ऊपर मतलब BQ का जो आंसर है वो भी आप सभी को याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, μ0IR² डिवाइडेड बाई यहाँ पे आ रहा था 2 टाइम्स ऑफ r² प्लस x², उसका कितना पावर हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब ये अननोन डिस्टेंस जो है x है ना, वो मुझे कितना लेना है यहाँ पे 2√2r। वो 2√2r का यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, x² है तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये 2, 4 2 ज़ा 8r हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो आपको क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पे 2r² प्लस ये हो जाएगा आपका 8r² और उसका हो जाएगा 3/2 पावर। इसको सम करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा, ब्रैकेट में 8r² प्लस r² मतलब कितना हो जाएगा टोटल 9r²। उसका कितना पावर मुझे यहाँ पे लेना है, 3/2 पावर मुझे यहाँ पे लेना है, ठीक है। चलो तो अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे चलो अब देखो आगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा 9 का रूट लेना पड़ेगा, मतलब 3r का मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा क्यूब। तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपके लिए 27 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा r³। तो ये मुझे सिर्फ इसका आंसर मिला, इसका आंसर तो यहाँ पे लिखा हुआ था। अब मुझे उन दोनों को क्या करना है, रेशियो में लिखना है। तो रेशियो में लिखेंगे तो μ0I यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है तो वो तो चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आंसर मिलेगा, ये पूरी की पूरी टर्म है ऊपर चली जाएगी, है ना। तो इसको अगर लिखेंगे तो आंसर मिलेगा 1/2r डिवाइडेड बाई r² और डिवाइड में पूरा ये टर्म आ जाएगा 2 × 27r³, ठीक है ना। ये आंसर आ जाएगा। इसको ठीक तरीके से अगर आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये r² और r है वो r³ हो जाएगा, तो ये पूरा r³ के साथ ये चला जाएगा, ये 2 और 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये 27 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में। तो आंसर आएगा 27/1 27/1 कहाँ पे भाई, हाँ ये रहा, ऑप्शन डी के पास अवेलेबल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया गया है। कैसे कि 25 क्वेश्चन में मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है करंट सेंसिटिविटी का आंसर। करंट सेंसिटिविटी का आंसर देखा जाए तो 5/I का आंसर फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी। कैसे, 5 क्या दिखा रहा था, डिफ्लेक्शन है, मतलब उसका कोई यूनिट नहीं होता, मतलब क्या हो जाएगा m0 l0 t0 डिवाइड में क्या आ जाएगा I मतलब क्या, एम्पियर का पावर 1, ठीक है ना। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा m0 l0 t0 a पावर -1। ये नहीं है तो इसको हटा दे सकते हैं क्योंकि पावर सबका 0 है, तो बचेगा कौन, सिर्फ a पावर -1 आंसर में दिया गया है। कहाँ पे है, हाँ ये रहा सी ऑप्शन, उसके साथ यहाँ पे मैच हो रहा है, ठीक है। फटाफट चलो 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 चलो, हाँ क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर चलो आ जाओ फटाफट। उसमें क्या बोल रहे भाई, अरे भाई कितनी बार ये क्वेश्चन पूछेंगे। चलो याद करो 2021 में ये क्वेश्चन है वो आया हुआ था, फिर भी यहाँ पे मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट ने नहीं देखा वो वीडियो आके जाके देखेंगे तो पता लग जाएगा। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरा का पूरा आउट ऑफ सिलेबस है, तभी भी मैं बोला था, आज भी मैं वापस बोल रहा हूँ। इट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वगैरह ऐसा सब कुछ भूल जाना, ये जो वर्ड लिखे हुए उसको भूल जाना है, ठीक है ना। ये जियोग्राफिक साउथ लिखा हुआ है तो जियोग्राफिक वर्ड को, जियोग्राफिक नॉर्थ को मतलब जियोग्राफिक वर्ड को भूल जाना है। सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर फोकस करना है, मैग्नेटिक फील्ड वर्ड के ऊपर, साउथ एंड नॉर्थ ऐसी डायरेक्शन वगैरह जो उसके ऊपर ही फोकस करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बोली गई थी साउथ टू नॉर्थ, मतलब इस डायरेक्शन में मुझे क्या कंसीडर करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर करना है। दूसरा, a very long straight conductor is carrying a steady current 1 ampere. What is the force per unit length on it when it is placed on a horizontal table and the direction of current is south to north?
अच्छा, एक क्वेश्चन में चेंज है, ट्विस्ट दिया गया। इससे पहले जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था उसमें करंट जो है वो कंडक्टर में फ्लो हो रहा था ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो ये जो करंट है वो फिर से साउथ टू नॉर्थ, जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड है वैसे ही वहाँ पे करंट होना चाहिए। आप सभी को याद होगा जब बी एंड आई दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाते हैं तो उन दोनों के ऊपर जो फोर्स है उसका आंसर आ जाता है 0 न्यूटन। ये मैं, अगर आपने थियरी पढ़ी होगी उसके ऊपर से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है कि ये 0 न्यूटन कैसे आएगा तो उसका फॉर्मूला याद करो, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब एफ कैपिटल एफ ओवर स्मॉल एल। हम यहाँ पे उसका फॉर्मूला यूज़ करते थे बी आई साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो बी आई तो मैं कुछ करूँगा नहीं, लेकिन जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है यहाँ पे, तो 0 डिग्री एंगल है, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 0 डिग्री, तो ये पूरा का पूरा टर्म हो जाएगा 0। तो एफ का जो आंसर है वो मुझे मिलेगा 0 न्यूटन। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे NCERT का एग्जाम्पल किया होगा तो उनको याद होगा, क्या याद होगा भाई, एक डायग्राम है उसको याद होगा कि कोई एक वायर हमने लिया हुआ था, ऐसे कंसीडर किया हुआ था कि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, सॉरी रेडियस का जो आंसर है वो मुझे ए मिल रहा है। एक हमने गॉसियन सरफेस है वो यहाँ पे कंसीडर करी थी, एक ये वाली, और दूसरी इनसाइड वाली हमने यहाँ पे कंसीडर करी थी, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है कौन सा, एक इनसाइड वाला है ना और एक दूसरा आउटसाइड वाला। तो इनके लिए हम क्या कंसीडर कर सकते हैं कि भाई इनसाइड के लिए और आउटसाइड के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर मिल रहा था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि जब इनसाइड हम जा रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और आउटसाइड के लिए ये हमने किसके लिए लिखा है, इनसाइड के लिए, और आउटसाइड के लिए आपको क्या मिल रहा था, बी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है ना। ये हमारे लिए किसके लिए था, आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है उसके लिए ये केस था, ये था इनसाइड के लिए, ठीक है ना। तो आपको याद होगा कि उसका जो ग्राफ है हमें ये ए वाला मिल रहा था। अगर आपको याद नहीं है बेटा तो एक बार रिवाइज कर लेना। चलो अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है कि भाई, अरे वाह, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसको हमें क्या करना है भाई, उसको हमें क्या करना है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखना है। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब ऐसे करके मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, साउथ है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि जब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस से बना हुआ हम यहाँ पे मैग्नेट रखेंगे तो ये जो मैग्नेट है ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, तो वो मूव करेगा ऑलवेज वीक टू स्ट्रॉन्ग। तो वीक कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग कौन सी डायरेक्शन में यहाँ पे है, ठीक है ना। तो किस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, मतलब हमारा लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड तक मूव करेगा। इसको ऑपोजिट तरीके से भी देख सकते हो, कैसे, देख लो फटाफट। अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ, मैंने इसलिए मैग्नेट में यहाँ पे साउथ नॉर्थ नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे साउथ आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी कभी बनेगी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि नॉर्थ में से ऑलवेज लाइन्स निकलती है ना। तो निकलने वाली जो लाइन है वो ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट करेगी, ऐसे करके स्टार्ट करेगी, है ना। आपने कभी देखा हो कि ऐसे जो ये सेपरेशन दिख रहा है वहाँ पे वो नॉर्थ में, नॉर्थ पोल में आपने कभी देखा हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये दूसरी पॉसिबिलिटी है वो कभी पॉसिबल यहाँ पे नहीं होने वाली, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि भाई कोई बच्चा सोच रहा है कि सर यहाँ पे साउथ यहाँ पे नॉर्थ है, उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। एक्चुअल डायग्राम में क्या आना चाहिए था वो आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, नॉर्थ में से स्टार्ट करेगी लाइन और कहीं पे साउथ होगा वहाँ पे जाके वो मिलेगी, है ना। तो दूर दूर कहीं पे क्या पड़ा होगा, साउथ जो है वो पड़ा होगा, ठीक है। चलो तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई, दो हमारे पास आइडेंटिकल कंडक्टिंग, हमारे पास क्या है, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग रिंग्स है, एक में मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड यहाँ पे दिखाया गया। दोनों रिंग में एक में क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, उसका कुछ रेट दिया है, दूसरे में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उसका भी रेट दिया गया है। अब ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन में देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ द करंट फाइंड आउट करनी आप सभी को याद होना चाहिए। फैराडेज लॉ में क्या पढ़ा था कि कोई अगर रिंग आप लोगे तो अगर ये बार मैग्नेट होगा टूवर्ड्स द रिंग जाएगा या अवे फ्रॉम द रिंग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस लूप में, इस रिंग में क्या होगा, करंट जो है वो वहाँ पे फ्लो होने वाला है। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब सोचो, सपोज मैं मान लूँ कि ये नॉर्थ पोल है वो टूवर्ड्स द रिंग जा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा होगा, इंक्रीजिंग वाला होगा यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग वाला होगा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट, मतलब यहाँ पे मैं क्या मान लेता हूँ, चलो नॉर्थ मान लेता हूँ। यहाँ पे भी क्या नॉर्थ पोल होगा जो रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से लेंज ने क्या बताया कि भाई रिपेल करने के लिए यहाँ पे हमें उसको टूवर्ड्स द रिंग ले जाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है वहाँ पे फॉलो हो रहा था, ठीक है। अब दूसरी बात भी सोच सकते हैं कि अगर ये मूव कर रहा है अवे फ्रॉम दी लूप, तो आपको पता होगा जैसे अवे फ्रॉम द लूप जाएगा तो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे करंट फ्लो होगा जो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा, साउथ, जो बार मैग्नेट को दूर नहीं जाने देगा, ठीक है ना। तो दोनों में प्रॉब्लम क्या आ रहा था, टूवर्ड्स दी लूप ले जाएंगे तो भी मैग्नेट नहीं जाएगा, अवे फ्रॉम दी लूप ले जाएंगे तो भी मैग्नेट नहीं जाएगा, हमें ही वहाँ पे उसको आगे पीछे मूव करवाना पड़ेगा। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन इसको मैं ऐसे देखूँ कि भाई साउथ जो है अगर इस डायरेक्शन में आ रहा होगा तो भी क्या होगा, यहाँ पे
यहाँ पे साउथ पोल जनरेट होगा, साउथ पोल दूर जाएगा तो यहाँ पे कौन सा पोल जनरेट हो जाएगा, नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। मतलब ऑपोजिट पोल्स अगर जनरेट हो रहे हैं, मतलब एक में नॉर्थ और एक में साउथ, तो मैं उसको नॉर्थ को मैं बोल दूँ कि वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, साउथ को बोल दूँ कि वो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्थ होना चाहिए, मतलब डिक्रीज हो रहा है इसलिए नॉर्थ होना चाहिए, इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। अब दूसरे फर्स्ट केस में ए में क्या बोला है, इंक्रीजिंग बोला है, मतलब बार मैग्नेट जो इस डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंक्रीज होगी, तो इस डायरेक्शन में मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट, मतलब नॉर्थ पोल जनरेट होगा। यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल जनरेट होगा। तो चलो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा आंसर ए है, उसके साथ डेटा मैच कर रहा है। चलिए अब हम आ गए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है। कैसे क्वेश्चन देखते ही पता लग गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 हेनरी एम का आंसर दिया गया है। इफ द करंट इन वन कोइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 30 एम्पियर इन 0.15 सेकंड, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कोइल। फॉर्मूला याद होना चाहिए, d∅/dt इज इक्वल टू एम di/dt, dt कट हो जाएगा तो फॉर्मूला मिल जाएगा d∅ इज इक्वल टू एम di। एम का आंसर पता है 2 हेनरी, मल्टीप्लाई बाई डी, या कितना लेना है 30 - 0, मल्टीप्लिकेशन कर दो 60 वेबर, जो है हमारा फाई का है ना यूनिट भैया, वेबर, वो यहाँ पे आंसर मेरा आ जाएगा। आंसर रहेगा मेरा सी। एसी जनरेटर आया तो सही। चलो क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि भाई एसी जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू 0 कब, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तब हमें उसकी वैल्यू जो होगी मैक्सिमम या मिनिमम कब होने वाली है, कौन से टाइम के ऊपर होने वाली है, वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है ना। अब देखो मेरे पास यहाँ पे इक्वेशन क्या बन रहा था, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी बन रहा था। ठीक है ना। ई की वैल्यू 0 पुट कर दो तो मुझे आंसर मिलेगा साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। अब मैक्सिमम जो है वो मैक्सिमम एंगल जो है वो मेरा कौन सा हो जाएगा, π/2, और मिनिमम एंगल जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स जब यहाँ पे हमने कंसीडर करा था कि ये जो कोयल होगी नॉर्थ पोल साउथ पोल हमने कंसीडर करा था, ये रोटेट होते होते जब इस कंडीशन में आ जाएगी, है ना, इस कंडीशन में आ जाएगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम ईएमएफ हो यहाँ पे देखने को मिलेगा, मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली ये समझ जाऊँ कि ओमेगा टी इज इक्वल टू मेरा वैल्यू हो क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें से टी की जो वैल्यू हो मुझे निकालिए तो मैं कितने लिख दूंगा, π/2 ओमेगा। इट मीन्स मैक्सिमम जो आंसर हो मुझे यहाँ पे मिलने वाला था, मिल गया। तो टी इज इक्वल टू π/2 ओमेगा। तो चलो ऑप्शन में देख लो, बी ऑप्शन में अवेलेबल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा हाँ, क्या बोल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज जिसको आप बोलते हो VM टू इट्स RMS वैल्यू जिसको आप बोलते हो VRMS इन LCR AC सर्किट। कुछ भी नहीं दिया है, कोई इश्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा हमारा फॉर्मूला क्या था, VRMS इज इक्वल टू VM/√2। ठीक है ना। अब याद रखना परसेंटेज वैल्यू चाहिए ना, तो मुझे रेशियो किसका निकालना है, VM डिवाइडेड बाई VRMS। तो √2 यहाँ पे अवेलेबल है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो, मतलब 100% से मल्टीप्लाई बाई कर दो। √2 मतलब 1.41 मल्टीप्लाई बाई 100%। चलो हो गया 144% आंसर आना चाहिए, आ गया। इजी क्वेश्चन था ना, यस बहुत ही ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या बताना चाहता है, तो ईजी है वरना हार्ड है। चलो फिर से एक ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन क्या बोल रहे हैं, ऐसी सर्किट में है ना, कोई एक ऐसी सर्किट मेरे पास अवेलेबल है, उसमें क्या करना है, वी गेट द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर 1। मैक्सिमम पावर फैक्टर जो है वो होना चाहिए कब, रेजोनेंस कंडीशन में होना चाहिए। रेजोनेंस कंडीशन में होना चाहिए मतलब क्या, आपको याद होगा जब रेजोनेंस कंडीशन आ रही थी तो हम क्या लिखते थे, XL इज इक्वल टू XC हम यहाँ पे लिखते थे। ठीक है ना। दूसरा, जब ये कंडीशन आ रही थी तब हमें Z की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिल रही थी, ओनली R। अब आपको पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो पावर फैक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था, cos डेल्टा इज इक्वल टू R/Z। ठीक है ना। तो R की वैल्यू तो एज इट इज़ रहेगी, Z की वैल्यू भी क्या मिलेगी, R ये हो जाएगा कट। क्या आंसर मिला, 1। तो ये 1 कब मिलेगा, जब हमारे पास सर्किट में LCR तीनों के तीनों यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। कहाँ पे अवेलेबल है LCR, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। LCR क्यों बोला भाई, यहाँ से समझ में आ जाएगा ना, L भी होना चाहिए, C भी होना चाहिए, R भी होना चाहिए। गुड, वेरी गुड। चलो नोटिस कर रहे हो आप सभी, अच्छी बात है। 34। चलो 34 में क्या बोल रहे हैं, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। स्टेप डाउन है भैया, अभी तक तो स्टेप अप ही आ रहा था। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में आउटपुट वोल्टेज जो है वो मुझे दिया गया, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज है वो मुझे दिया गया 24 वोल्ट। व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट लाइट बल्ब, मतलब पावर का जो आंसर है वो भी मुझे दिया गया है, कितना, 12 वोल्ट। अच्छा, अब क्या फाइंड आउट करने के लिए बोले, द वैल्यू ऑफ द पीक करंट। पीक करंट की वैल्यू जो है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना। पीक करंट मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, तो IRMS इज इक्वल टू IM/√2, मतलब मुझे IM की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है ना।
चलो करते हैं, कोई बात नहीं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। चलो अब पावर अवेलेबल है ना, सॉरी, चलो मेरे पास यहाँ पे क्या है, पावर अवेलेबल है, वोल्टेज अवेलेबल है, पावर अवेलेबल है। मैं क्या करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या था, P इज़ इक्वल टू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। तो ये आई रमेश भाई है जो, उसको सब्जेक्ट बना लो, तो आंसर आ जाएगा P डिवाइडेड बाई वी आर एम एस। पावर का आंसर कितना लेना था, 12 लेना था, और वी एस का जो आंसर है वो मुझे यहाँ पे कितना लेना था, 24 लेना था, तो ये हो जाएगा 1/2। अब आई रमेश भाई की वैल्यू कितनी मिली, 1/2 एम्पियर। मुझे कितना चाहिए आंसर, किसका चाहिए आंसर, आई एम का, तो वैल्यू पुट करो, आई एम इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा आंसर, आई रमेश बाय मल्टीप्लाई बाय, हमारा आंसर आ जाएगा √2। आई रमेश भाई को कितना पुट करना है यहाँ पे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय √2, तो ये कितना हो जाएगा, √2, मतलब आंसर आया मेरा 1/√2। कहीं पे दिखाई दे रहा है तो टिक कर दो, मुझे तो बी में दिख रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 35 के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, डिस्ट्रॉय करना है किसको हमें, कीमोथेरापी में, मतलब जो कैंसर सेल को हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो उसमें हम कौन सारे यूज़ करते थे। इजी क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे गामा रेज आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर चलो। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट कितनी दी गई है, 200 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। देखना भैया सेंटीमीटर पर सेकंड है, हाँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज, ओह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, चलो कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे C मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड में दिया है। हाँ, आप अगर गलती करोगे इसमें तो फंस जाओगे, ज़्यादा नहीं फंसोगे, अगर यूनिट्स वगैरह प्रॉपर्ली कन्वर्ट करेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसको पहले ठीक से लिखो, इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 10⁻10 हो जाएगा, किसमें, सेंटीमीटर पर सेकंड में। फिर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये विजुअल वेलोसिटी का आंसर है, ये स्पीड ऑफ लाइट का आंसर है। म्यू फाइंड आउट करना है तो C/V फॉर्मूला था, बहुत ईजी है। 3 × 10⁸, फटाफट कर रहा हूँ, ईजी क्वेश्चन है इसलिए। 2 × 10⁸, 8 कट हो जाएगा, 3/2 1.5 आंसर अवेलेबल है ऑप्शन C में, बहुत ईजी क्वेश्चन है। हाँ, व्हाट इज़ द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कन्वेक्स लेंस और दूसरा कनकेव लेंस दिया हुआ है, उसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। अब ये जो क्वेश्चन है इसको कैलकुलेट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर ये कन्वेक्स लेंस है, दूसरा उसके साथ क्या कॉम्बिनेशन में रखना है, कनकेव लेंस को रखना है, तो अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये उतना ही क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। क्यों, क्योंकि एफ क्या है उसकी दोनों की सेम। इट मीन्स जो रेज यहाँ पे मिलेंगे वो अनडिफ्लेक्टेड आगे पास हो जाएंगे। अनडिफ्लेक्टेड पास होने का मीनिंग क्या, उसकी जो फोकल लेंथ है वो हमें फोकल लेंथ कितनी मिलेगी यहाँ पे, तो फोकल लेंथ हो जाएगी इनफाइनाइट। तो पावर जो है वो मेरे लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। अगर आपको याद नहीं है तो इसकी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो। कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f, अगर जिसको आता है वो आगे स्किप कर सकते हैं भाई, जिसको नहीं आता वही देखना है यहाँ पे। तो ये मैंने 1/25 किसका लिखा है, वैक्स का लिखा है, -1/25 किसका आंसर मैंने लिखा है, केव का लिखा है, ठीक है ना, -q लिखा है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, f का आंसर यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, इनफाइनाइट 1/0, है ना, पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 आंसर मिलेगा, तो इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/f = 0, f = इनफाइनाइट। पावर का फॉर्मूला P = 1/f 1/इनफाइनाइट, तो पावर क्या हो जाएगा, 0। पावर का मीनिंग ही वही होता है कि कितना डाइवर्ज कितना कन्वर्ज कर पाता है, उसको हम पावर बोलते हैं। तो यहाँ पे कन्वर्ज बिल्कुल नहीं कर पाएगा, डाइवर्ज बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसलिए उसका पावर क्या हो गया, 0। स्ट्रेंथ ही नहीं है उसके पास कन्वर्ज डाइवर्ज करने की, सही है ना, पार्ट ऑफ जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के ऊपर। हाँ हो, क्या बोल रहे हैं, एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कितना बोला गया है, 46 डिग्री, है ना। इक्विलैटरल प्रिज्म दिया गया है, एंगल ऑफ डेविएशन 46 डिग्री दिया गया है। अब इंसिडेंट एंगल है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, एक मतलब यहाँ पे बात पे ध्यान दो, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन बोला है, मतलब हमें डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो दी गई है, कितनी दी गई है, 46 डिग्री। तो आप सोचोगे फॉर्मूला क्या है, I + E = A + ΔM। ई तो नहीं दिया गया, I भी नहीं दिया गया, दो कैसे कर सकते हो, लेकिन याद करो जब डेल्टा एम की कंडीशन यहाँ पे आ रही थी, क्या कंडीशन आ रही थी, ΔM, तब हम क्या लिख रहे थे, तो I = E लिख रहे थे, है ना। तो ये इस साइड हो जाएगा 2y, इस साइड हो जाएगा A + ΔM। I फाइंड आउट करना है तो I = क्या हो जाएगा, A + ΔM / 2 कर लो। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 60 आ जाएगा, प्लस ΔM कितना दिया गया है, 46 दिया गया, / 2 कर दो, तो आपको I का जो आंसर है वो मिल जाएगा 53 डिग्री, है ना। मैंने डिवाइड करने के बाद लिखा है भाई 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर है 39, एंड पे पहुंच रहे भैया। अब क्या बोल रहे हैं, इफ़ द ट्यूब लेंथ L ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज देन इट्स मैग्निफिकेशन इंक्रीज डिक्रीज। कैसे पता लगेगा, कोई बात नहीं, तो आपको मैग्निफिकेशन जो दिया गया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसका फॉर्मूला जो है वो आपको याद होना चाहिए। हम क्या ले रहे थे यहाँ पे, L/f0 × D/Fe फॉर्मूला ले रहे थे, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या लेना है, एक तो फोकस करना है ट्यूब लेंथ के ऊपर और दूसरा मैग्निफिकेशन के ऊपर करना है। इट मीन्स यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया, मतलब ये हट गया, तो बचेगा क्या, M = डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L।
ट्यूब लेंथ को अगर बढ़ाया जाएगा तो मैग्नीफिकेशन भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। मतलब ए आंसर जो है वो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40 मतलब आज का लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे अवेलेबल है। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अच्छा थियोरेटिकली दे दिया। क्या बोल रहे हैं, 2 वेव्स ऑफ सेम इंटेंसिटी आई नॉट है इमिटेड फ्रॉम 2 सोर्सेज हैविंग सेम फेज डिफरेंस, फाई क्या लेना है, सेम लेना है, ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ 2 वेव्स द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस स्क्वायर फाई बाई 2। आई नॉट कॉन्स्टेंट कर दो यहाँ पे, है ना। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कोस स्क्वायर फाई बाई 2 के ऊपर। आंसर है कहीं पे अवेलेबल, मुझे तो दिखाई दे रहा है ऐसे ही है, आप भी एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो चलो ये हमारा 2025 का जो पेपर है वो मैंने यहाँ पे आप सभी को सोल्व कर दिया है, ठीक है। अब ये जो PDF है ना, ये सभी क्वेश्चन जो मैंने सोल्व करे हुए हैं, इसकी जो PDF है हम क्या करने वाले हैं कि इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें ये PDF है वो अपलोड हो जाएगी। आप सभी को अगर प्रिंट वगैरह निकालना है तो प्रिंट वगैरह निकाल के अब इसको आराम से भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब ये 2025 का वीडियो जो है पूरा बन गया है। अब ऐसे ही आगे मैं 2024 का, 23 का, 22 का वगैरह वीडियो जो है वो कंटिन्यूसली बना के अपलोड करने वाला हूँ। तो इसी चैनल के ऊपर आप सभी जुड़े रहिएगा और ये जो वीडियो है वो आपको आगे देखने को मिलने वाला है, ठीक है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।